नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन। इसमें से कल की क्लास में हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ढंग से समझ चुके हैं, जान चुके हैं औपचारिक संगठन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अनौपचारिक संगठन किसे कहते हैं। तो अनौपचारिक संगठन जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जस्ट अपोजिट, जो एक संगठन जिसको हम कह सकते हैं, वो होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अनौपचारिक संगठन। तो औपचारिक अनौपचारिक संगठन का, जैसे हमने औपचारिक संगठन का पढ़ा, अनौपचारिक इसमें जो लिखा हुआ है फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, अनौपचारिक संगठन हिंदी में बोलते हैं। अनौपचारिक में अनौप होता है, थोड़ा टाइपिकल मिस्टेक है। इसका भी जैसे हमने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का या औपचारिक संगठन के अर्थ पढ़े, उसके लक्षण या विशेषताओं को जाना और उसके लाभ या दोष को जाना, उसी प्रकार अब हम इस अनौपचारिक संगठन में भी इसके अर्थ को समझेंगे। सबसे पहले अनौपचारिक संगठन कहते किसको है, फिर इसकी लक्षण या विशेषताएं, फिर इसके क्या लाभ है, एडवांटेजेस क्या है, और फिर डिसएडवांटेजेस, और लास्ट में औपचारिक और अनौपचारिक संगठनों के मध्य प्रमुख अंतर क्या है, अंतर का आधार है, वो हम जानेंगे। तो जैसे हमने पढ़ा था औपचारिक संगठन किसे कहते हैं, हमने पढ़ा है कि उसमें व्यवस्थित नियम एवं प्रक्रियाएं होते हैं, कानूनी ढांचा होता है। तो उनको जानने के बाद हमने उनके दोषों को पढ़ा था, उसमें क्या क्या उनकी आलोचना की जाती है। तो उन आलोचना में हमने पढ़ा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, सोशल मतलब बीइंग है मनुष्य, अर्थात वह प्रशासनिक समुदाय में रहते हुए अथवा किसी औपचारिक संगठन में कार्य करते हुए अपनी इच्छा शौक एवं हितों के अनुरूप कुछ छोटे अस्थिर संतुष्टदायक मतलब कुछ संगठन बना लेता है अपने, उसकी प्रकृति यही होती है। मतलब औपचारिक संगठन में जो लोग कार्य कर रहे होते हैं, उनकी अपनी रुचि होती है, उनकी अपनी इच्छाएं होती है, उनकी अपनी समस्याएं होती है, उनकी अपनी भावनाएं होती है, उनकी अपनी जिज्ञासाएं होती है। तो उसी अनुरूप औपचारिक संगठन में कार्य करने वाले व्यक्ति एक समूह बना लेते हैं। जैसे दोपहर में लंच में एक स्थान पर बैठकर खाना खाते हैं, है ना, शाम के टाइम एक स्थान पर खेलते हैं वो लोग, एक ही बस में ट्रेन में यात्रा करने वाले साथी जो है आपस में एक दूसरे से मिलकर उनका में आपस में एक व्यवहार बन जाता है। तो जो इस प्रकार के वो आपस में एक मिलकर जो अपना समूह बनाते हैं, वो अनौपचारिक संगठन होता है। ठीक है ना। अनौपचारिक संगठन जो है वो किसी ढांचे कानूनी नियम पर तो आधारित होते ही नहीं है, बल्कि ये परिस्थितियों वश बन जाते हैं और मानव संबंधों पर आधारित होते हैं। अनौपचारिक संगठन कानूनी नियमों, प्रक्रियाओं, ढांचे के आधार पर नहीं, परिस्थितियों वश बनते हैं और फिर ये एक समूह बना लेते हैं। ये होते हैं अनौपचारिक संगठन। ठीक है। तो मतलब जो संगठन में लोग जो कार्य करते हैं औपचारिक सीमाओं से बाहर निकल जाते हैं कई बार, और वो अनौपचारिक सामाजिक संगठन का निर्माण कर लेते हैं। ये अनौपचारिक संगठन कहलाते हैं। आपस की अपनी इच्छाएं, भावनाएं, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार आपस में मिलकर जो सामूहिक या सामाजिक संबंध बना लेते हैं और उनके आधार पर जो अपना एक समूह बना लेते हैं, वही अनौपचारिक संगठन है। अनौपचारिक संगठनों की प्रमुख विशेषताएं जानना जरूरी है हमारे लिए। अनौपचारिक संगठन की प्रमुख विशेषताएं क्या है। पहले अनौपचारिक संगठन की जो विशेषता है वो ये है कि अनौपचारिक संगठनों का निर्माण स्वतः होता है। पहले अनौपचारिक संगठन, जब मैंने आपको बताया कि अनौपचारिक संगठन अर्थ आप जानेंगे कि अनौपचारिक संगठन क्या होता है ना। तो ये अनौपचारिक संगठन जो है, इनको जान लेने के बाद विशेषताओं में पहली विशेषता है स्वतः निर्माण। इसको जानबूझकर नहीं बनाया जाता, कानूनी नियम एवं ढांचों से नहीं बनाया जाता, किसी अधिनियम से अनौपचारिक संगठनों का निर्माण नहीं होता, इनका निर्माण स्वतः होता है। इन संगठनों के सदस्य जो होते हैं वो आपस में मिलने जुलने से एक समूह बना लेते हैं। तो ठीक, इनका निर्माण मतलब जानबूझकर या विधिवत नहीं किया जाता। ये इसका प्रमुख विशेषता है। दूसरी है समान मान्यताएं। अनौपचारिक संगठनों की जो मान्यताएं होती है वो समाजवादी प्रकृति की होती है। मतलब इनके संगठन के सदस्यों को सोचने समझने का एक तरीका एक सा रहता है, लगातार संपर्क बनाए रखते हैं, वो परस्पर संबंध उनके बने रहते हैं, तो उनमें समानता आ जाती है। तो इनमें दूसरी विशेषता इसकी भी अनौपचारिक संगठनों की समान मान्यताएं। तीसरी विशेषता अनौपचारिक संगठनों की वो है अनौपचारिक नियम। इसके नियम लिखित, ढांचा, स्पष्ट विधिवत नियम नहीं होते, अनौपचारिक नियम होते हैं। अनौपचारिक संगठनों का कोई कानूनी आधार नहीं होता है ना, और नहीं औपचारिक संगठनों की भांति इसके कोई नियम, प्रक्रिया, व्यवस्थित मतलब पद्धति नहीं होती है। फिर भी प्रत्येक अनौपचारिक संगठन की अपनी एक मान्यता और कार्यप्रणाली होती है। तो अनौपचारिक नियम होते हैं इसके। ठीक है। अगली जो विशेषता अनौपचारिक संगठनों की वो है नेतृत्व की विशिष्ट शैली। इन संगठनों के सदस्य अपने समूह के नेता को पर्याप्त सम्मान देते हैं, क्योंकि वह नेता परिस्थिति की देन होता है तथा परिस्थिति के अनुसार ही नेतृत्व एवं उसकी अवधि निर्धारित होती है। तो नेतृत्व की जो है इसमें विशिष्ट शैली होती है। ठीक है। पांचवी अगली विशेषता है सामूहिकता, कलेक्टिविटी। अनौपचारिक संगठनों की अगर अगली विशेषता हम पढ़े तो वो है सामूहिकता। अनौपचारिक संगठनों में सहकारिता, एकता तथा सामूहिकता का नियम पाया जाता है इसमें।
सहकारिता, ठीक है ना, आपस में मिलकर प्रयास काम करते हैं, ये किसी औपचारिक ढांचे में अधीन नहीं होते, इसमें सामूहिकता होती है। ये मतलब इसमें क्या होता है कि इन संगठनों में अनावश्यक कानूनी उलझने नहीं होती, नियमानुसार और आवश्यकता अनुसार विधियां, आदर्श और मापदंड ये लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो ये 5 प्रमुख विशेषताएं हैं औपचारिक संगठनों की। पहला समुदाय निर्माण, दूसरी समान मान्यताएं, तीसरी अनौपचारिक नियम, चौथी नेतृत्व विशेष शैली, पांचवी सामूहिकता। ये प्रमुख विशेषताएं हैं औपचारिक संगठनों की। तो जब हम औपचारिक संगठनों की प्रमुख विशेषताओं को जान लिए, तो औपचारिक संगठनों की प्रमुख विशेषताओं को जानने के बाद इसके एडवांटेज हमें समझना है, फायदे क्या है इसके। देखो, ये जो औपचारिक संगठन के जो फायदे हैं, लाभ, एडवांटेजेस, वो हैं जो औपचारिक संगठनों में जिनके दोष बताएंगे, जो औपचारिक संगठनों में जो दोष बताए गए थे उनको दूर किया जाता है अनौपचारिक संगठनों के माध्यम से, है ना। ये सारे औपचारिक संगठन की जो कमियां उनकी पूर्ति करता है। पहला एडवांटेज ये है कि औपचारिक संगठनों में जो कमियां रह जाती है उनकी सारी की कमियों की पूर्ति करता है ना। ये कार्य समूह को संतुष्टि में स्थायित्व प्रदान करता है, ठीक है ना। ये संप्रेषण प्रक्रिया का उपयोगी मार्ग है, ठीक है। ये प्रबंधकों की योग्यताओं को में कमी को दूर करता है। तो ये कुछ प्रमुख फायदे हैं औपचारिक संगठनों के। अर्थात अनौपचारिक संगठन मनोरंजन, विचार विमर्श तथा तनाव मुक्ति के साधन है। काम करते करते औपचारिक संगठनों में जो लोग काम कर रहे होते हैं, बोर हो जाते हैं, उनके लिए अनौपचारिक संगठन मनोरंजन, विचार विमर्श तथा तनाव मुक्ति के साधन है। कार्मिकों की सुरक्षा, अपनत्व, संतुष्टि, प्रेम तथा साहचर्य की स्वाभाविक मानवीय आवश्यकताएं भी इसमें पूरी हो जाती है। अनौपचारिक विधि से संचार कार्य इसमें हो जाता है। तो औपचारिक संगठन में कार्य के दौरान हुए विवादों और संघर्षों का समाधान आपसी सामंजस्य से इसमें हो जाता है, ठीक है ना। अनौपचारिक संगठन के कार्य में सहायता मिलती है इसमें, अनौपचारिक संगठन से कार्य में सहायता मिलती है, क्योंकि सदस्य परस्पर चर्चा करके अनुभवी सहकर्मी के विचारों से अनौपचारिक लाभ उठाते हैं। ये इस प्रकार इस औपचारिक संगठनों के प्रमुख लाभ है। अब दोष, डिसएडवांटेज, हानियां जिसको हम बोल सकते हैं। अनौपचारिक संगठन में भी बहुत सी कमियां या दोष है, और विद्वान इसकी प्रमुख कमियां और दोषों का वर्णन करते हैं। वो इसकी आलोचना ही करते हैं। बहुत से लोग अनौपचारिक संगठनों की क्या आलोचना करते हैं कि ये प्रकृति से विद्रोही है। एक प्रकार की पहली आलोचना की जाती है कि अनौपचारिक संगठन प्रकृति से विद्रोही है। ये एक समूह है कि मनोवैज्ञानिक भावना के अनुसार कार्य करता है, दूसरे समूह की दूसरी मनोवैज्ञानिक भावनाएं हो सकती है। तो ये उत्पादकता में अधिक वृद्धि करने हेतु प्रबंध के प्रयत्नों को अप्रभावकारी बनाता है। इससे असत्य समाचारों का प्रसारण होता है आपस में ग्रॉसिप के द्वारा। तो ये इसकी प्रमुख आलोचनाएं हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अनौपचारिक संगठनों में सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत शीघ्रता से तो होता है, लेकिन ये जो प्रक्रिया है वो रचनात्मक होते हुए भी कई बार अधूरी, गलत या भ्रामक सूचनाएं फैल जाती है। अफवाहों को जन्म मिलता है अनौपचारिक संगठनों से, कुल मिला के समझना। तो ये जो अफवाहों को जन्म मिलता है, इससे अनौपचारिक संगठन कई बार संगठन के लिए घातक हो जाते हैं, ठीक है ना। ये अस्थायी होते हैं, अनौपचारिक संगठन अस्थायी होते हैं, अल्पायु होते हैं, कुछ देर के लिए। कुछ अनौपचारिक संगठन अच्छे प्रभावी होते हुए भी पूर्ण योगदान नहीं दे पाते हैं। ये इनकी कमियां हैं, दोष है, ठीक है। यह संगठन कई बार किसी विषय पर औपचारिक और अनौपचारिक संगठनों में मतभेद हो जाए तो अनावश्यक रूप से कार्मिकों के मध्य मनमुटाव का कारण बन जाता है। अनौपचारिक संगठनों के कारण कई बार कार्मिकों में मनमुटाव आ जाता है। और भारत जैसे देश में जहां पर जाति, भाषा, लिंग, आयु, रुचि, द्रोह के आधार पर बहुत कुछ अनौपचारिक संगठन बने हुए हैं जो कई बार बहुत नुकसानदायक भी रहे हैं। ये औपचारिक और अनौपचारिक संगठनों के में से जब हम पढ़ेंगे तो अनौपचारिक संगठनों का प्रमुख दोष हो गए, है ना। ये दोषों को जान लेने के बाद हमें ये समझना है कि औपचारिक जो संगठन, अनौपचारिक जो संगठन है, उनके प्रमुख कार्य, अगर हम कार्य पढ़े फंक्शंस क्या करते हैं तो बर्नार्ड ने बताया है अनौपचारिक संगठनों कार्य ये संप्रेषण के साधन के रूप में जो अधीनस्थों के मध्य आचरण के प्रमाप स्थापित करने में सहायक होते हैं, वो इनके प्रमुख एक वो है कार्य। तो इनको जान लेने के बाद अगला जो टॉपिक है जो आपसे इस रिलेटेड बात इंपॉर्टेंट जो जानना है वो है इसी का अनौपचारिक संगठनों के। जब हमने औपचारिक संगठन पढ़ लिए, अनौपचारिक संगठन हमने पढ़ लिया ढंग से, तो इनको जान लेने के बाद, औपचारिक और अनौपचारिक संगठनों को जान लेने के बाद अब हमारे दिमाग में यह आता है, आपसे पूछा जाए कि औपचारिक संगठन किसे कहते हैं, औपचारिक संगठन का अर्थ क्या है, उसके लाभ क्या, मतलब उसकी विशेषताएं क्या है, उनके लक्ष्य, लाभ क्या, दोष क्या, ये आप अच्छी तरह समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार आप अनौपचारिक संगठन के अर्थ, लक्षण और विशेषताएं भी समझ चुके हैं, उनके लाभ और दोष समझ चुके हैं। ये सब जान लेने के बाद एक क्वेश्चन बनता है कि औपचारिक और अनौपचारिक संगठनों के मध्य जो प्रमुख अंतर है, डिफरेंसेस क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है कि औपचारिक और अनौपचारिक संगठनों के मध्य अंतर क्या है, तो मतलब डिफरेंसेस क्या है।
ये जानने के लिए जब हम ये समझेंगे, तो जब हम औपचारिक और अनौपचारिक संगठनों को ढंग से समझ गए, तो ये इजीली औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में अंतर, डिफरेंसेस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों को समझ लेने के बाद अब हम इस स्थिति में आ गए हैं कि हम ये कल्पना कर सकते हैं कि दोनों के मध्य प्रमुख अंतर क्या है। औपचारिक और अनौपचारिक संगठनों के मध्य जो अंतर है वो प्रमुख अंतर क्या है। देखो, जब अगर हम इनकी विशेषताएं ढंग से समझ लिए तो अंतर समझना बहुत आसान हो जाता है। वैसे किसी भी स्थान पर औपचारिक और अनौपचारिक संगठन दोनों का सहअस्तित्व पाया जा सकता है, लेकिन दोनों संगठनों के बीच पर्याप्त अंतर है। अंतर जो है वो इनकी मतलब जैसे हम फॉर एग्जांपल हम देखें कि औपचारिक संगठनों की कानूनी स्थिति, बड़ा आकार, विशद लक्ष्य, जटिल कार्य प्रक्रिया, नियमों की व्यवस्था, ढांचे, संरचना पर बल। हमने पढ़ा था ना औपचारिक संगठनों की क्या विशेषताएं होती हैं कि इनकी कानूनी स्थिति होती है, आकार बड़ा होता है, विशद लक्ष्य होते हैं, जटिल कार्य प्रक्रिया होती है, नियमों की व्यवस्था होती है, ढांचे संरचना पर औपचारिक संगठनों में बल दिया जाता है, ये स्थायी होते हैं, कार्य विभाजन होता है इनमें। ये प्रमुख विशेषताएं औपचारिक संगठनों की है। और अनौपचारिक संगठनों की क्या विशेषताएं होती है कि मानवीय संबंधों के आधार पर इनका निर्माण होता है, इनका आकार छोटा होता है, ये छोटे लक्ष्य होते हैं, इनको है ना, संबंधों पर जोर होता है। ये अनौपचारिक संगठनों की विशेषताएं हैं। तो इनको जान लेने के बाद दोनों के मध्य अंतर के जो प्रमुख बिंदु है उनके आधार पर इन दोनों के मध्य अंतर को हमारे लिए जानना जरूरी है। देखो, निर्माण के आधार पर क्या अंतर होता है दोनों के मध्य। औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठनों के मध्य निर्माण के आधार पर क्या अंतर होता है। निर्माण फॉर्मुलेशन के आधार पर औपचारिक, हमने पढ़ा था, औपचारिक संगठनों का पूर्वक चेतना पूर्वक जानबूझकर प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया जाता है, जबकि अनौपचारिक संगठनों का निर्माण स्वतः मानवीय संबंधों के आधार पर होता है। तो निर्माण के आधार पर प्रमुख अंतर यह हुआ कि औपचारिक संगठनों का निर्माण चेतनापूर्वक प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया जाता है, जबकि अनौपचारिक संगठन स्वतः मानवीय संबंधों के आधार पर बनते हैं। पहला अंतर। दूसरा अंतर आकार के आधार पर, साइज के आधार पर। औपचारिक संगठन प्राय बड़े होते हैं, विशाल आकार के होते हैं, जबकि अनौपचारिक संगठन प्राय लघु आकार के होते हैं, छोटे आकार के होते हैं। तीसरा अंतर उद्देश्य के आधार पर, पर्पज के आधार पर। औपचारिक संगठन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनों का कि जो लक्ष्य होते हैं वो विशद लक्ष्य होते हैं, जटिल कार्यों की पूर्ति हेतु फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं, जबकि अनौपचारिक संगठनों में जो सदस्यों की जो सामान्य मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अनौपचारिक संगठन बनते हैं। तो उद्देश्य के आधार पर हम कह सकते हैं कि औपचारिक संगठनों के विशद लक्ष्य होते हैं, जटिल कार्य की पूर्ति हेतु बनाए जाते हैं, जबकि सामान्य मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अनौपचारिक संगठन बनाए जाते हैं। चौथा आधार स्थायित्व के आधार पर, हमने दोनों को पढ़ते टाइम पढ़ा है कि औपचारिक संगठन दीर्घकालीन होते हैं या स्थायी होते हैं, जबकि अनौपचारिक संगठन अल्पीय होते हैं या अस्थायी होते हैं। पांचवा इनकी आधार का, अंतर के आधार का प्रमुख जो आधार है वो है प्रमुखता। प्रमुखता के आधार पर हम ये अंतर करते हैं कि औपचारिक संगठनों की संरचना, औपचारिक संगठनों में संरचना ढांचे पर बल होता है, जबकि अनौपचारिक संगठनों में व्यक्तिगत मानवीय भावनाओं पर बल होता है। तीसरा छठा दोनों के मध्य जो अंतर है वो है नियम कानून के आधार पर हम दोनों के मध्य क्या अंतर कर सकते हैं। औपचारिक संगठन लिखित होते हैं, औपचारिक संगठनों में लिखित प्रक्रियाएं होती है, कठोर और स्पष्ट प्रक्रियाएं होती है। तो नियम और कानून के आधार पर हम अंतर कर सकते हैं कि औपचारिक संगठन लिखित, कठोर और स्पष्ट होते हैं, जबकि अनौपचारिक संगठन अलिखित होते हैं, है ना, अलिखित सरल होते हैं तथा अलिखित और सरल होते हैं। इनकी मेन ये है अनौपचारिक संगठनों की। और सातवां अगर हम इनके मध्य अंतर का आधार बताएं तो वो है आपसी समझ के आधार पर कैसे अंतर कर सकते हैं। आपसी समझ, औपचारिक संगठनों में सभी सदस्यों की अपनी अपनी राय एवं कार्य प्रणाली होती है, जबकि अनौपचारिक संगठन आवश्यकता अनुसार सभी सदस्यों की सोच में समानता और सहकारिता होती है। आठवां अगर इनके मध्य अंतर का आधार अगर हम देखें तो ये होता है कि अनौपचारिक संगठन जो है औपचारिक संगठन जो है नेतृत्व के आधार पर हम आठवां जो प्रकार इनका बता सकते हैं वो आठवां ये है नेतृत्व के आधार पर कि औपचारिक संगठन में पद, अधिकार तथा औपचारिकता से युक्त होते हैं। औपचारिक संगठन पद, अधिकार तथा औपचारिकता से युक्त होते हैं, जबकि अनौपचारिक संगठन योग्यता, आस्था तथा परिस्थिति से युक्त होते हैं। यह अंतर का आधार हुआ नेतृत्व के आधार पर। औपचारिक संगठनों में पद, अधिकार और औपचारिकता ये सब युक्त है, मतलब औपचारिक संगठनों में होते हैं पद भी, अधिकार और औपचारिकताएं, जबकि अनौपचारिक संगठनों में योग्यता, आस्था और परिस्थितियों से कारण ये सभी परिस्थितियां बनती है। नवां अंतर दोनों के मध्य हो सकता है अस्तित्व के आधार पर। औपचारिक संगठनों की प्रकृति जो कानूनी होती है, लीगल स्टेटस होता है उनका, जबकि अनौपचारिक संगठन गैर कानूनी होते हैं और पूर्णतया सामाजिक होते हैं। 10वां अंतर दोनों के मध्य अगर हम करें तो वो कर सकते हैं मानवीय तत्व के आधार पर।
औपचारिक संगठनों में मानवीय तत्वों की उपेक्षा रहती है, उपेक्षित रहते हैं मानवीय तत्व, मानवीय संबंध, जबकि अनौपचारिक संगठनों में पूर्णतः मानवीय संबंधों के आधार पर वो बनते हैं, तो पूर्णतः सुरक्षित और प्रोत्साहित रहते हैं। मतलब औपचारिक संगठनों में मानवीय तत्वों की उपेक्षा की जाती है, जबकि अनौपचारिक संगठनों में मानवीय तत्वों का एक प्रमुख वैल्यू दी जाती है। 11 जो हम दोनों के मध्य अंतर कर सकते हैं, 11वां बिंदु या आधार, वो है सदस्यता। औपचारिक तथा इच्छा विहीन, मजबूरीवश भी औपचारिक संगठनों में जो सदस्यता होती है औपचारिक होती है, इच्छा विहीन, मतलब इच्छा नहीं हो तो भी वो औपचारिक संगठनों का सदस्य बना होता है, जबकि अनौपचारिक संगठन पूर्णतः स्वैच्छिक होते हैं। व्यक्ति की इच्छा नहीं है तो अनौपचारिक संगठनों में रहे या नहीं रहे, वो फ्री रहता है। तो सदस्यता के आधार पर हम ये अंतर कर सकते हैं। 12वां संबंध के आधार पर अगर हम दोनों के मध्य अंतर करें तो वे करेंगे कि औपचारिक संगठन अव्यक्तिगत तथा अपनत्व विहीन होते हैं, इम्पर्सनल होते हैं, जबकि अनौपचारिक संगठन जो होते हैं वो व्यक्तिगत होते हैं और अपनत्व से परिपूर्ण होते हैं। 13 सत्ता का प्रवाह है। औपचारिक संगठनों में ऊपर से नीचे होता है, जबकि अनौपचारिक संगठनों में सत्ता का प्रवाह नीचे से ऊपर या समतल होता है। मतलब अथॉरिटी, पावर औपचारिक संगठनों में ऊपर से नीचे आती है, जबकि अनौपचारिक संगठनों में नीचे से ऊपर या बराबर चलती है। ये इनके मध्य औपचारिक और अनौपचारिक संगठनों के मध्य अंतर के प्रमुख आधार होंगे। अब हम आते हैं निष्कर्ष। देखो, निष्कर्ष के रूप में अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं इंटर रिलेशन क्या होता है दोनों के मध्य, इंटर रिलेशन बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये हमें जानना है। देखो, औपचारिक और अनौपचारिक संगठन जो होते हैं उनके प्राय एक ही स्थान पर एक साथ परिवर्तित हो सकते हैं, है ना। मतलब जहां अनौपचारिक संगठन है वहां औपचारिक संगठन आपस में हो सकते हैं। तो निष्कर्ष के रूप में अगर हम कहना चाहें तो यह है कि दोनों को मिलकर आपस में एक दूसरे की सहायता करते हुए कार्य करना चाहिए। अगर दोनों किसी जगह किसी प्रशासनिक प्रक्रिया में औपचारिक और अनौपचारिक संगठन दोनों पाए गए हैं और दोनों में साहचर्य बना हुआ है, दोनों अपने अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों के अनुसार बिना मन उठाव के, बिना विरोध, बिना संघर्ष के कार्य कर रहे हैं, तो संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करना आसान होता है। केवल औपचारिक संगठन ही औपचारिक संगठन बने हुए हैं तो व्यक्ति अनौपचारिक संबंध भी खोज लेता है। तो दोनों के मध्य साहचर्य रहने से प्रशासनिक कार्यों प्रक्रियाओं को करना आसान हो जाता है। तो दोनों के मध्य साहचर्य बना रहना अच्छा रहता है संगठनों के लिए। यह प्रमुख अनौपचारिक, अब हम इस दोनों दिन की क्लास में अभी समझ चुके हैं कि औपचारिक और अनौपचारिक संगठन किसे कहते हैं, उनके क्या अर्थ है, उनके क्या गुण दोष है और उनकी विशेषताएं क्या है और उन दोनों के मध्य अंतर क्या है। ये जान लेने के बाद औपचारिक और अनौपचारिक संगठन से संबंधित जो बातें हैं वो हमारी पूरी हो गई है।